1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक आयोग एक सदस्यीय था, एक ही मेंबर हुआ करता था, जिसको आप बोलते थे उस समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। देखिए यहाँ पर एक बीच में एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिखेगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मत देने की जो न्यूनतम आयु थी उसको 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था, और इसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। साथियों नमस्कार, मैं हूं सोहन सिंह सारंगदेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सोशल विजडम जेबीएन पर। आज हम मिले हैं एक नए वीडियो के साथ, और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। साथियों, इस टॉपिक को पढ़ने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि जिस देश में हम रहते हैं यहाँ की राज्य व्यवस्था के कई आधार हैं, जैसे उसमें एक आधार है चुनाव। तो सवाल ये आता है कि इसमें चुनाव करवाता कौन है। हमारे भारत में चुनाव अलग अलग तरह के होते हैं। दूसरा कारण इसमें यह हो सकता है कि हर छोटी से लेकर बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में कई महत्वपूर्ण प्रश्न इससे टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस टॉपिक की संपूर्ण चर्चा हम 3 वीडियो में करेंगे, और तीसरा वीडियो में आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊंगा उसमें, और वो सारे प्रश्न जो पिछली प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, इसकी स्थापना के बारे में, इसकी संरचना के बारे में, और भारतीय संविधान में इस आयोग से संबंधित कुछ प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, उन्हें हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके साथ हम संरचना से जुड़े कुछ तथ्य अपन बात करेंगे इसके अंदर, और इस आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने हेतु कुछ उपबंध कर रखे हैं, उन्हें भी हम बात करेंगे। साथ ही चुनाव आयोग अधिनियम 1991 में कुछ प्रावधान है, उन्हें हम समझेंगे। साथ ही हम यहाँ बात करेंगे अनु बर्नवाल बनाम भारत संघ 2023 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को हर तरह के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिए और इसकी स्वतंत्रता और तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं, इन्हें भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं हम, और हमारी चर्चा शुरू होगी इसकी स्थापना से। तो साथियों, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी आपको मालूम होगा कि हम इसे वोटर्स डे या फिर मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा, हम इसके नेचर की अगर बात करें तो इसमें 3 वर्ड हैं जो आपको समझने हैं। तो 3 शब्दों को अगर अपन समझें कि पहला क्या है, स्थायी निकाय है। मीन्स एक परमानेंट बॉडी है जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे देश का एक आधार है चुनाव, और चुनाव करवाना बहुत जरूरी होता है लोकतांत्रिक देश के अंदर। तो चुनाव करवाने का जिम्मा जो है इसको अपन डिसॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए एक परमानेंट बॉडी है। दूसरा, एक स्वतंत्र निकाय है, मीन्स इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह का इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। तीसरा वर्ड इसमें आता है संवैधानिक निकाय। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर यूं कहें कि संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है कि संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना हो रखी है। कौन सा अनुच्छेद है वो अपन बात करेंगे इसमें। फिर हम इसमें देखें कि ऐसे निकाय को संविधान से सीधे शक्ति प्राप्त होती है। तो साथियों, ये हमने इसके नेचर की बात की। इसके बाद हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है। तो निर्वाचन आयोग का उद्देश्य क्या है, बड़ा क्लियर है कि भारत में चुनाव करवाना, लेकिन चुनाव कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए। अगला हम बात करें कि संविधान में इसके कुछ संवैधानिक प्रावधान है। तो पहली बात कि निर्वाचन आयोग को लेकर भाग 15 में इसके संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कर रखा है। तो अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 के मध्य इसका उल्लेख मिलता है। हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो आर्टिकल है हमारा, अनुच्छेद 324, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें उल्लिखित है कि चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जो शक्ति होती है वो निर्वाचन आयोग में निहित होती है। दूसरा, आर्टिकल 325 अनुच्छेद 325, और इसमें आप ये ध्यान रखें कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने हेतु कोई भी भारतीय धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं होगा। नेक्स्ट अपन इसमें बात करें आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326, और इसमें है कि लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। फिर इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 327, और इसमें दे रखा है विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की संसद की शक्ति होती है। अनुच्छेद 328 की अगर अपन बात करें तो राज्य विधायिकाओं का संबंधित राज्य में चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति होती है, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको अपन बोलते हैं। अनुच्छेद 329 में
उल्लिखित है कि चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक होती है। अब यहाँ पर एक नोट है कि अनुच्छेद 329A भी था, जिसमें क्या था, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए थे, लेकिन आप इसको ध्यान में रखें कि इसको निरस्त कर दिया गया। तो साथियों, ये थे अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ जानकारी। और इसके बाद अपन बात करें कि एक सवाल मन में आता है कि आखिरकार ये जो निर्वाचन आयोग है वो चुनाव किसके करवाता है। तो साथियों, इसके लिए भी आपको वापस फिर से अनुच्छेद 324 में आना पड़ेगा। जो निर्वाचन आयोग है वो भारत में संसद, पार्लियामेंट, दूसरा राज्य विधानमंडल जिसमें आपके विधानसभा, विधान परिषद आते हैं, और फिर तीसरा इसमें है राष्ट्रपति, और चौथा इसमें है उपराष्ट्रपति। तो साथियों, इन सभी पदों पर चुनाव या निर्वाचन करवाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है, भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है, ध्यान में रखें आप। अब एक सवाल और आपके मन में आना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कौन करवाएगा। तो साथियों, ध्यान में रहे आपको कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का भारतीय निर्वाचन आयोग से कोई संबंध नहीं है। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाने की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग की नहीं होकर स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है, और ये सभी राज्यों में स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना हो चुकी है, राज्य निर्वाचन आयोग जिसको आप कहते हैं, और ये 1992 में हुई थी। फिर इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट, संरचना। इसकी संरचना की बात करेंगे और संरचना से जुड़े ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो संरचना के लिए भी आपको अनुच्छेद 324 के अनुसार ही पढ़ना होता है कि इस आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 इसमें अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो ध्यान रहे आपको, इसकी संरचना, इसके स्ट्रक्चर में टोटल 3 मेंबर हैं, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जिसको आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, और 2 इसमें निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो इसकी संरचना के हिसाब से 3 इसके मेंबर है टोटल। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इसकी संरचना से जुड़े कुछ तथ्य हैं जिनको अपन आगे समझेंगे। इसके बाद हम आगे अगर बात करें कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों, जिसको ऊपर रीजनल कमिश्नर्स बोलते हैं, इनकी नियुक्ति कर सकता है। क्यों? अगर राष्ट्रपति को लगे कि निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए इनकी नियुक्ति करनी जरूरी है तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी, ये आप ध्यान में रखें। इसके बाद एक नोट यहाँ पर जो मैं आपसे कह रहा था कि इसकी संरचना को लेकर कुछ इसके तथ्य हैं। तो इसमें देखिए आप, 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक आयोग एक सदस्यीय था, एक ही मेंबर हुआ करता था, जिसको आप बोलते थे उस समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ना बोल के उसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोलते थे। कब से कब तक? तो 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक। फिर इसके बाद क्या हुआ? बड़ा चेंज हुआ। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। देखिए यहाँ पर एक बीच में एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिखेगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मत देने की जो न्यूनतम आयु थी उसको 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था, और इसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि इस तारीख को ये जो आपका आयोग है वो 3 सदस्यीय हो गया था। लेकिन अभी भी कहानी रुकती नहीं है। यहाँ पर आप और ध्यान में रखें कि 1990 में एक बार इन दोनों पदों को फिर से समाप्त कर दिया था। और ध्यान में रखें आप कि अक्टूबर 1993 में एक बार पुनः इस आयोग में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया था। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि इसके संरचना में क्या क्या बदलाव हुए हैं। हाँ, जो मैं आपसे कह रहा था कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वोटिंग एज, मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है उसको 21 से 18 कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले एक ही सदस्य हुआ करता था जिसको आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोलते हैं। इसके बाद इसमें 2 सदस्य और ऐड कर दिए गए। उसके बाद इन दोनों सदस्यों को फिर से रिमूव किया और फिर से इन सदस्यों को ऐड कर दिया था। ये बात अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें नोट जो है चुनाव आयोग और आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 की। इसमें कुछ प्रावधान है, उनकी अपन एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के पास समान शक्तियां होगी। उनके वेतन, उनके भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी एक समान मिलेंगे। और ये यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान में रखें कि ये सारी चीजें, फैसिलिटीज वगैरह, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं।
मीन्स वेतन, भत्ते, अनुलाभ वगैरह सारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगे। एक नोट यहाँ पर विशेष और ध्यान में रखें आप, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह किया गया था। इसके बाद अपन दूसरा इसमें प्रावधान बात करें कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के मध्य विचार में मतभेद होता है तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ पर 3 मेंबर हैं और 3 में से मान लीजिए कभी विचार मतभेद हो गया तो उस अवस्था में मेजोरिटी कितनी चाहिए? 3 में से 2 अगर किसी एक चीज पर एग्री हो जाए तो उसको ही फाइनल माना जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें। नंबर 3 की बात करें, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक होता है और ये किसी भी समय राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग पत्र भी अपना दे सकता है। ये भी विशेष तौर से ध्यान में रखें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर कि आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने हेतु कौन कौन से उपबंध हैं। बात करते हैं नंबर 1, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है, ध्यान रखें आप, और उसे उसके पद से उसी रीति या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति या आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि उन्हें दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित कर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये भी ध्यान में रखें कि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उनकी सेवा की शर्तों में गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। अतः आप ये बात ध्यान में रखें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलने वाली कार्यकाल की सुरक्षा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उपलब्ध नहीं होती है। आगे देखिए आप कुछ सीमाएं भी है। सीमाएं क्या है? संविधान में आयोग के सदस्यों की अर्हता, जिसको आप बोलते हैं क्वालिफिकेशंस, जैसे शैक्षणिक, जैसे विधिक, जैसे प्रशासनिक या न्यायिक, तो इस आयोग के सदस्यों की अर्हता या फिर क्वालिफिकेशंस निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट इसमें आता है, इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं है कि सदस्यों की पदावधि कितनी है। तो 2 सीमा अपन बात कर चुके हैं। तीसरा इसमें ध्यान में रखें कि उनके सेवानिवृत्ति के बाद सरकार द्वारा अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। तो ये इसकी कुछ सीमाएं थी जिनको हमने समझा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इसमें 2023 में अनु बर्णवाल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए थे। ये निर्देश ऑब्वियसली निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं और इस आयोग को हर तरह के हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए हो सकता है इंटरफियर पॉसिबल है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशरी की तरफ से, न्यायपालिका, कार्यपालिका या फिर विधायिका की तरफ से हस्तक्षेप हो सकता है। इससे इस आयोग को मुक्त रखने के लिए कुछ निर्देश दिए थे ताकि इसकी स्वतंत्रता और तटस्थता सुनिश्चित की जा सके। तो देखते हैं कौन कौन से निर्देश हैं। पहला ये कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें आप। तो इस 3 सदस्यीय समिति के 3 मेंबर होंगे और 3 में से पहला मेंबर जो है यहाँ पर कौन होंगे? प्रधानमंत्री। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और तीसरा है इसमें CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर मुख्य न्यायाधीश भारत के। तो इन 3 मेंबर का होना इसमें जरूरी है। इसके बाद सेकंड इसमें देखिए आप क्या निर्देश है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का आधार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही होगा। ये इंपॉर्टेंट चेंज था। अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर। तीसरा इसमें है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब ये जो निर्देश हमने पढ़े हैं ये तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि संसद संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार कोई कानून नहीं बनाती। तो साथियों, एक रिसेंट अपडेट आपको इसमें ऐड करना है, वो ये है कि अभी कुछ समय पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में एक विधेयक दोनों हाउसेस से पास हुआ है। इसमें क्या है कि पहले जैसे 3 जो मेंबर्स हैं, इसमें पहला प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा में विपक्ष के नेता, तीसरा CJI। इस समिति में जो ये समिति है, इस समिति में CJI को इस समिति से रिमूव कर दिया, हटा दिया गया और CJI की जगह यहाँ पर कैबिनेट मंत्री एक सदस्य होगा। तो ये बड़ा अपडेट है। हालांकि अभी कई चीज़ें हो सकती है आगे फ्यूचर में, वो अपन आगे जैसा भी होगा उस समय के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने कई तरह की चीज़ें डिस्कस की है इस वीडियो में और
अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इस भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ क्या हैं, विभिन्न कार्य क्या क्या होते हैं। तो कार्य और शक्तियों को लेकर नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।